क्या ईरान के अंदर जो इस्लामिक शासन है वो अब खत्म हो जाएगा? सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई का तख्ता पलट हो जाएगा? दरअसल ईरान के अंदर इस वक्त भयानक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसकी शुरुआत 4 दिन पहले हुई थी। 4 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर इस बात की जानकारी दी थी कि ईरान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन शुरू हो चुका है। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अभी तक नारेबाजी हो रही थी, लेकिन अब यह प्रदर्शन हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो चुका है। 4 दिन पहले जब मैंने ये खबर आप लोगों को दी थी तो कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ। कमेंट देखे मैंने कुछ लोगों के, लोग कह रहे थे फराज भाई ये खबर कहां से लेकर आए हैं, ईरान में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्यों आप ईरान के खिलाफ इस तरह की वीडियो बना रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज यकीन हो चुका होगा 4 दिन के बाद आप सभी लोगों को, और बहुत सारी जगहों पर भी आपने ये खबरें सुन ली होंगी कि ईरान के अंदर इस वक्त भयानक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन ऐसे हैं कि इसमें लोगों की मौत भी हो गई है। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई को कुर्सी से हटाने तक की बातें चल रही हैं, लेकिन दोस्तों इन सारे प्रदर्शनों के पीछे कहीं ना कहीं ईरान का ऐसा मानना है कि अमेरिका और इजराइल है। आइए डिटेल के साथ एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ अपने देश की भी खबरें हैं, वो भी आप सुनकर जाइएगा। बाकी पहली बार चैनल पर आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दरअसल ईरान के अंदर इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पिछली रिपोर्ट में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि ईरान के अंदर जो $1 की कीमत है, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत तकरीबन 42,500 रियाल तक पहुंच चुकी है। जैसे हमारे यहां पर एक अमेरिकी डॉलर की कीमत तकरीबन 90 रुपए है, ईरान के अंदर रियाल चलता है तो ईरान के अंदर एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 42,500 रियाल तक पहुंच चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महंगाई है और यह दर और भी ज्यादा आगे बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका लगातार अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, जिसकी वजह से ईरान का जो रियाल है वो काफी लुढ़कता जा रहा है। जब करेंसी डाउन होती है तो जो महंगाई की दर है किसी भी देश के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। और एक बात आपको यहां पर और बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर मीडिया पर ईरान को लेकर खबरें चल रही हैं कि बहुत बुरा हाल है ईरान के अंदर, सारे लोग सड़कों पर उतर आए हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। जिन शहरों में ये प्रदर्शन चल रहे हैं उन शहरों की आबादी लगभग 1 लाख है। छोटे छोटे शहरों से ये प्रदर्शन शुरू हुए हैं। लोग जो सड़कों पर उतरे हैं उन शहरों की आबादी लगभग 1 लाख है, ज्यादा बड़ी आबादी नहीं है, छोटे छोटे शहर हैं, उन्हीं के लोग सड़कों पर उतरे। ईरान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 90 मिलियन से ज्यादा है। तो तख्ता पलट की जो बातें चल रही हैं पूरी दुनिया की मीडिया पर कि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई का तख्ता पलट हो जाएगा क्योंकि पूरा देश सड़कों पर आ गया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। छोटे छोटे जो शहर हैं वहां पर लोग सड़कों पर उतरे और फिर प्रदर्शन हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया। ईरान की पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें तकरीबन 7 से 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। एक ईरान का गार्ड भी मारा गया है। तो फिलहाल अब ये प्रदर्शन जो छोटे छोटे शहरों से शुरू हुए थे ये कुछ बड़े बड़े शहरों में भी अब पहुंचने लगे हैं। दरअसल अब ईरान का क्या कहना है इन सारे मामलों पर? ईरान ने इजराइल और अमेरिका को इन सारे हिंसक प्रदर्शनों का जिम्मेदार बताया है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, ईरान के अधिकारियों का कहना है कि लोग हमारी सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने अंदर अंदर ऐसा गेम खेला कि जो प्रदर्शन सुकून के साथ सरकार के खिलाफ लोग कर रहे थे, इजराइल ने खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर अपनी उस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोगों को शामिल कर दिया कि वो प्रोटेस्ट हिंसक बन गया। ईरान के अंदर जो आगजनी हो रही है, जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसियों का हाथ है, ऐसा ईरान का मानना है। ईरान की तरफ से कहा गया है अगर हिंसक प्रदर्शन होते रहे तो हम एक्शन लेंगे, चाहे उसमें फिर किसी की भी जान जाए। जितने लोगों की अभी मौत हुई है इन सारी मौतों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा कि आप बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उन लोगों को मार रहे हैं। अगर आपने इन लोगों को मारना बंद नहीं किया तो हम आपके देश के ऊपर हमला कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के आम लोगों का दर्द हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम हमला कर देंगे किसी भी वक्त, बार बार धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की धमकियों पर रिप्लाई देते हुए ईरान ने कहा कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं और ये खोखली धमकियां हमें मत दो। हमें क्या करना है अपने देश के अंदर हम अच्छे से जानते हैं। अगर कोई हिंसक प्रदर्शन करेगा हम उसके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग हमारी सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ करें, लेकिन अगर कोई हिंसक प्रदर्शन करता है, और ये हिंसक प्रदर्शन इजराइल के कहने से हो रहे हैं,
इजराइल उकसा रहा है, इजराइल के नेता उकसा रहे हैं, खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं, अगर हिंसक प्रदर्शन होते हैं तो हम एक्शन जरूर लेंगे। फिलहाल ताजा अपडेट यह है कि कई सारी सरकारी बिल्डिंगों को भी हिंसक प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। ईरान की पुलिस लगातार हवाई फायर भी कर रही है, हिंसक प्रदर्शनकारियों को रोकने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन यह प्रदर्शन अभी पूरे देश में नहीं फैला है। छोटे इलाकों से शुरू हुआ है यह प्रदर्शन और यह हिंसक बन चुका है और ईरान की सेना उनको रोकने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि क्या रास्ता निकलता है। लेकिन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई के ऊपर सभी की नजर है। अमेरिका, इजराइल लगातार इस बात को लेकर, इजराइल के नेता भी पोस्ट कर रहे हैं कि अब इसका वक्त आ चुका है। अयतुल्ला खामनेई से कह रहे हैं कि इनका वक्त आ चुका है, अब ये जाने वाले हैं और डर कर अभी भी छुपे हुए बैठे हैं। आइए अब आपको एक जरूरी खबर और बता देता हूं जो शायद आप लोग ना जानते हो। दोस्तों, भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार हैं। शायद आपने यह बात ना सुनी हो कि भारत के परमाणु हथियार किन जगहों पर रखे हुए हैं, उस लोकेशन का पता पाकिस्तान को भी है। पाकिस्तान के हथियार कहां कहां पर रखे हुए हैं, उसकी लोकेशन का पता भारत को भी है। और हर साल 1 जनवरी को दोनों देश एक दूसरे को अपने परमाणु हथियारों की लोकेशन सौंपते हैं। दरअसल 31 दिसंबर 1988 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था और यह समझौता 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान हर साल के बाद 1 जनवरी को उन परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी एक दूसरे को देने के लिए बाध्य हैं जो इस समझौते के दायरे में आती हैं। यह समझौता दोनों देशों को एक दूसरे के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से रोकता है। शायद इसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को अब तक पता ना हो। आइए अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में अभी हाल ही में क्या कुछ हुआ है आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। 2025 की शुरुआत में ही बांग्लादेश के अंदर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। जो शेख हसीना है उनको वहां से भागना पड़ा था। नई सरकार आ गई थी और नई सरकार लाने में जिस शख्स का बहुत ज्यादा हाथ था उसकी अभी पिछले महीने गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके मरने के बाद बांग्लादेश के अंदर और ज्यादा बवाल हो गया। कई सारे अल्पसंख्यक लोगों की वहां पर मौत भी हो गई, उनको मार दिया गया। सीधे शब्दों में कहूं तो जो हिंदू समुदाय के वहां पर अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी हत्या की गई। अब उसके बाद हमारे देश के अंदर अभी बांग्लादेश को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। अब दोस्तों, नया मामला आईपीएल को लेकर है। आईपीएल का भी ऑक्शन हुआ जहां पर खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है, खिलाड़ी बिकते हैं। जो भी देश क्रिकेट खेलते हैं ज्यादातर सभी देशों के खिलाड़ियों की बोली हमारे देश के अंदर लगती है, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ऑक्शन में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हैं। आप तो जानते ही हैं किस तरह के हालात हैं, इसलिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ऑक्शन में शामिल नहीं किया जाता और उनकी बोली भी नहीं लगती। अभी ये ऑक्शन में किस देश के खिलाड़ियों को शामिल करना है, किस देश के खिलाड़ियों को शामिल नहीं करना है, ये सरकार की मर्जी से ही होता है। पाकिस्तान के खिलाड़ी शामिल नहीं हो रहे हैं, इसमें भी सरकार की मर्जी है। बीसीसीआई है, खेल मंत्रालय है, इन्हीं की मर्जी से उन खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया जाता है। अब जो देश शामिल हो रहे हैं ऑक्शन में, जिन देश के खिलाड़ी, उन देश के खिलाड़ियों पर जो फ्रेंचाइजी मालिक है वो बोली लगाते हैं। अब इस आईपीएल के ऑक्शन में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को शामिल किया गया। मुस्तफिजुर रहमान एक फास्ट बॉलर है बांग्लादेश के, उनको भी इस ऑक्शन में शामिल किया गया और ऑक्शन में जब उनकी बोली लगी तो कोलकाता नाइट राइडर केकेआर, जो शाहरुख खान की टीम है, उसने उनको खरीद लिया। अब जैसे ही केकेआर यानी शाहरुख खान की टीम ने मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में खरीदा, शामिल किया, शाहरुख खान को देशद्रोही बताया जाने लगा। हमारे देश के कुछ बाबा लोगों ने और कुछ नेताओं ने शाहरुख खान को देशद्रोही करार दिया और शाहरुख खान के खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही है। हालत यह हो गई कि अब बीसीसीआई ने कहा है कि केकेआर इस खिलाड़ी को रिलीज करे। अब जरा लॉजिकल बात कर लेते हैं, क्या इसमें वाकई शाहरुख खान की गलती है? क्या शाहरुख खान ही देश का गद्दार है जिसने उसको टीम में शामिल किया? शाहरुख खान की टीम के साथ जूही चावला भी हैं जुड़ी हुई, शायद उनका भी कुछ शेयर है उसमें, लेकिन नाम सिर्फ शाहरुख खान का आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि बांग्लादेश के प्लेयर को ऑक्शन में शामिल करने की इजाजत किसने दी? शाहरुख खान के कहने से तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को ऑक्शन में शामिल किया नहीं गया होगा। देखिए, यहां पर मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, जो लॉजिकल बात है वो कर रहा हूं। जो बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ हुआ है उसका कड़े शब्दों में विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों से संबंध रखना भी नहीं चाहिए। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, कोई भी देश हो, अगर हमारे देश के खिलाफ कुछ कर रहा है तो उससे संबंध नहीं रखना चाहिए। लेकिन अभी पाकिस्तान के साथ हमारे मैच भी हुए थे। अब वो मैच किसी खिलाड़ियों ने तो नहीं कराए थे, शाहरुख खान ने तो नहीं कराए थे,
पहलगाम में अटैक हुआ था, इतने लोग मारे गए थे, लेकिन फिर भी हमारी टीम पाकिस्तान से मैच खेल रही थी। अब ऑक्शन में शामिल किसने किया? बीसीसीआई ने किया होगा, सरकार की मर्जी से किया गया होगा। अब ऑक्शन में जब खिलाड़ी सामने आए तो खिलाड़ी ठीक है, बोली लगाकर उसको शाहरुख खान नहीं खरीदता तो चेन्नई सुपर किंग्स खरीद लेता, पंजाब खरीद लेती, कोई तो खरीदता उसको, लेकिन शाहरुख खान की टीम में गया, इसलिए बवाल ज्यादा हो गया। फिलहाल अब बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि शाहरुख खान यानी केकेआर की टीम उसको अब रिलीज करे, निकाल दे टीम से। मेन चीज यह है कि आखिर उसको ऑक्शन में शामिल किया ही क्यों गया? बांग्लादेश के खिलाड़ियों का नाम काट देना चाहिए था। जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम काट दिया गया है उसी तरीके से शामिल किया ही नहीं जाना चाहिए था। जब शामिल ही नहीं होते तो ना शाहरुख खान खरीद पाता, ना ही कोई और खरीद पाता। फिलहाल खबर यह है कि मुस्तफिजुर रहमान शायद अब आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।